हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली अग्रवाल और आप में से बहुत सारे लोग बहुत घबराए हुए हैं जीएसटी की फ़ेक रजिस्ट्रेशन ड्राइव की वजह से। कुछ जगह पे स्टार्ट भी हो गई है और एज़ यूजुअल काफ़ी जगह पे ऑफिसर्स का जितना अधिकार है उससे ज़्यादा चीज़ें भी वो मांग रहे हैं और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इस ड्राइव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपके कुछ अधिकार भी हैं, यानी कि उस वक्त आपके क्या राइट हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा वहाँ पे ऑफिसर का कितना पावर है, वो क्या कर सकते हैं, उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्रिकॉशंस आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में इधर उधर पता चल चुके हैं, तो वो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ब्रीफ में मैं वो भी कवर कर लूँगी यहाँ पे। तो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अबाउट द फेक रजिस्ट्रेशन ड्राइव। सबसे पहली चीज़ जो इस ड्राइव के बारे में मेरे को पता होनी चाहिए, ये कोई डोर टू डोर चेकिंग नहीं है, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक लोगों की चेकिंग है। तो जैसा हम सब के दिमाग में एक सोच बन गई है कि ये तो हर बंदे के पास आके चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग अपने कुछ इश्यूज़ में जो डिपार्टमेंट है उसने क्लैरिफाई किया है कि ये हर बंदे की चेकिंग नहीं होगी, बल्कि वो लोग जिनके कि नॉन एग्जिस्टेंट होने के चांसेस हैं या फिर जिनके एक फ़ेक सप्लायर होने के चांसेस हैं, ये चेकिंग सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। ऑल दो जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं, उनको जो लिस्ट अपेंड की है गवर्नमेंट ने कि उनके एआई के हिसाब से ये लोग हो सकते हैं, उसके अलावा अगर उनको पर्सनल लेवल पे या उनकी लोकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको लगता है कि किसी की चेकिंग की जानी चाहिए तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोर टू डोर हर दरवाजे की जाके चेकिंग की जाएगी। तो थोड़े से आप निश्चिंत हो सकते हैं, अगर आपकी किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आप अपनी कंप्लाइंस सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आपकी चेकिंग होने के चांसेस काफ़ी कम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है, ना कि सर्च एंड सीजर की प्रोसीडिंग। सेक्शन 67 होता है सीजीएसटी एक्ट का, जो सर्च करने का राइट देता है जीएसटी को और जीएसटी ऑफिसर्स को, वो भी जब कोई कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक का कोई ऑफिसर उनको इस चीज़ के लिए ऑथराइज़ करे तब। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करना और सर्च एंड सीजर दो बहुत अलग अलग प्रोसीडिंग्स हैं। तो काफ़ी जगह पे अब डिपार्टमेंट को बोला है कि वेरिफिकेशन के लिए जाके चेक करो, तो वो लिटरल मीनिंग में सोचते हैं कि अब सब कुछ चेक करना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो उनके राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं। उनका सिर्फ ये पता लगाना है कि आप जिस जगह से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, सच में वहाँ पे कोई बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं। इसका मकसद ये है, इसका मकसद आप कोई टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे, वो सब पता लगाना नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी राइट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। तो आपको इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले आप सोचो कि मेरे यहाँ पे तो सर्च जैसा कुछ हो गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो है कि आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वही ये कर सकता है। तो ड्राइव चल रही है ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि XYZ जिसका भी मतलब मन करे वो आके आपको बोले कि अच्छा हाँ ठीक है मेरे को चेकिंग कराओ। आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वही इस चेकिंग के लिए एलिजिबल है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, वैसे आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी डला होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो जिस प्रोफेशनल से भी आप अपना जीएसटी का काम करवाते हैं, आप उनसे पूछ के ये पता कर सकते हैं कि आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है वो कौन है, आपका किस एरिया में आपका जुरिस्डिक्शन आता है। सिर्फ रिलीवेंट ऑफिसर ही आपकी चेकिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे, तो पॉइंट नंबर 4 इसका ये है कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी उनको मिल जाती है, जैसे आपने कोई ईवी बिल थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, रिटर्न में कम दिखाया था, या फिर आपकी किसी रिटर्न के अंदर कोई मिस्टेक्स रह गई थी छोटी मोटी जो आपको चेंज करनी है आगे जाके, सिर्फ उनके बेसिस पे आपको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं माना जा सकता। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का फोकस है वो रजिस्ट्रेशन फेक तो नहीं है, ये वेरीफाई करना उनका पर्पज़ है। तो वो क्या चेक करेंगे वहाँ के कि आपके जो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मान लीजिए आपने रेंट एग्रीमेंट दिखा के लिया है तो वो है कि नहीं है, आपका कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, आप वहाँ पे अवेलेबल भी होते हो कि नहीं हो, ये सब चेक करना उनका काम है। उनका ये नहीं है कि अच्छा आपकी रिटर्न के अंदर डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। अगर जेन्युइन रीज़न से आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस बेसिस पे कि आपकी ई वे बिल GSTR 1 या फिर आपकी ई इनवॉइसिंग या फिर आपकी GSTR 3B 2A 2B वो सब में से कोई एक चीज़ मैच नहीं कर रही थी किसी रिटर्न के अंदर, तो इस बेसिस पे आपको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं बोला जा सकता, वो उसका कोई आधार नहीं बनेगा कि आपका फेक रजिस्ट्रेशन है। बट अब ध्यान रखना, अगर आपकी गलती इस तरीके की कि आप GSTR 1 फाइल करते हो, GSTR 3B आप फाइल ही नहीं करते, आप GSTR 3B नील, ये बहुत कम अमाउंट की फ़ाइल करते आ रहे हो कुछ टाइम से, तो आपके रजिस्ट्रेशन को फेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो लोग IT से आगे जाके फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, उसमें आपको कंसीडर किया जा सकता है, चांसेस हैं, लेकिन छोटी मोटी गलती के लिए ऐसा नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 5 इसका ये है कि जो भी ऑफिसर आपके यहाँ पे आएंगे उनको आपके यहाँ आने के बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो लिख के ले गए हैं, वो बाकायदा आपके प्रीमाइसेस के फोटोग्राफ्स भी क्लिक करेंगे, क्योंकि उनको RG 30 के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है।
उस इन्फॉर्मेशन में होता क्या है कि आपका जो बिजनेस प्रीमाइस था आप वहाँ पे उसको मिले या नहीं मिले, आप नहीं मिले तो कौन पर्सन मिला, कोई ऑथोराइज पर्सन वहाँ पे था या नहीं था, ठीक है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स, वहाँ से कोई बिजनेस रन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है RG30 में। तो आप समझ सकते हो कि पर्पज़ उनका उस RG30 को फिल करना है, ना कि ये कि आपके यहाँ पे आगे टैक्स इवेजन पता करना तो आप सोचो कि आपकी सारी चीज़ें वो उठा के चेक कर लेंगे, वो उनका उतना राइट नहीं है। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगी कि डिपार्टमेंट से भी अगर कोई मेरे को सुन रहा है तो फिर उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, 2 चीज़ें जो यहाँ पे डिपार्टमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, इनफैक्ट डिपार्टमेंट तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एक SOPs बनाएं और वो SOPs इस जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होना चाहिए। आप एक लिस्ट बना दो टास्क की, लिस्ट की क्या क्या चीज़ वहाँ पे ऑफिसर को जाके चेक करनी है, क्योंकि आपने कोई SOP बनाया नहीं है ढंग से कि ऑफिसर को क्या चेक करना है, आपने उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया है, तो ना तो उनको पता है, तो वो भी अपने राइट से या तो कुछ मांगने लगेंगे, ना तो टैक्स पेयर को पता है। अब क्या होगा कि जहाँ पे कोई बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होगी और टैक्स पेयर का मान लीजिए किसी गलती की वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ेगा, फिर आप अपील में जाओगे या फिर हाई कोर्ट जाओगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करो, और आपको भी पता है कि रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन होता है और आप हाई कोर्ट जाते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोर्ट को लगता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वहाँ जाके आपके पास एक बड़ा स्कोप है ना प्रूव करने के लिए, तो 90% ऑफ द केसेस में रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होता है हाई कोर्ट से। बट एक बेमतलब की लिटिगेशन जिससे ना तो आपको कुछ मिल रहा है ना तो गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, कोई टैक्स भी तो नहीं मिला ना गवर्नमेंट को, उसको बचा सकती है गवर्नमेंट अगर एक अपने क्लियर कट SOPs बना के दे दें कि भाई आप जा रहे हो वहाँ पे ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये 10 चीज़ आप चेक करोगे, वही 10 चीज़ आप टैक्स पेयर को भी बता दो कि भाई आप रेडी रखना। तो आई थिंक 90% प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकती है। तो ये करना इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी पॉइंट नंबर 6 पे। तो पॉइंट नंबर 6 है कि चलो ठीक है, आपके यहाँ पे वो आए, उनको कुछ गड़बड़ी मिल गई, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका क्या उखाड़ सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ सस्पेंड करेंगे। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। ध्यान रखिए, आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड होता है तो कैंसिलेशन से पहले आपको नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आपको दी जाएगी। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखते होंगे तो वहाँ पे मैं बार बार ये चीज़ बताती हूँ कि हमेशा कोई भी आपके एडवर्स एक्शन लेने से पहले, चाहे GST हो, चाहे कोई भी लॉ हो इंडिया का, और चाहे उस लॉ में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, अगर नहीं भी लिखा तो भी आपको हमेशा एक चीज़ है जो ज़रूर मिलेगी, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कि अपनी बात को रखने का अधिकार। तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो भी जाता है तो भी उसमें 30 डेज़ का टाइम होता है जिसमें आप उसकी रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है गलत तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन अब भी कैंसिल कर रहा है, डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा, आप हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर आप अपना सही पक्ष रखेंगे और आप एक्चुअली में एलिजिबल हैं, आपका सही बिजनेस है, वहाँ से कोई एग्जिस्टेंट बिजनेस आप कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है, 19(1)(g एक आर्टिकल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि फंडामेंटल राइट होता है किसी भी इंसान का, क्या, व्यापार करने का अधिकार, यानी कि बिजनेस करने का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट में से एक होता है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि भाई बंदे को आप काम ही नहीं करने दे रहे, तो हमेशा कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करते हैं। और इस वाले केस में जब आपका रजिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती कैंसिल कर दिया किसी गलत रीज़न की वजह से, तो याद रखना वो अधिकार आपका आ जाता है। तो आप देखेंगे जो जजमेंट्स आते हैं इस तरीके के रजिस्ट्रेशन को जब रेस्टोर करती है कोर्ट, तो अक्सर उसका जिक्र करती है 19(1)(g का। तो उस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन तो रेस्टोर हो गई, बट जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, लिटिगेशन कॉस्ट एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, वो डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ है। अब आते हैं अपने 7th यानी कि लास्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा नहीं, मैंने इसमें एक चीज़ छोड़ दी। ओके, अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के अलावा जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है उनको ये भी है कि वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर भी ब्लॉक कर सकते हैं अंडर रूल 86A। हम सब जानते हैं कि अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंट बिजनेस होता है तो रूल 86A के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है। ध्यान रखिए, ये ब्लॉकेज सिर्फ 1 साल तक चलती है। पहले ब्लॉक करके छोड़ देते थे ऑफिसर्स और 1 साल के बाद भी टाइम हो जाता था तो उसको अनब्लॉक नहीं करते थे। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लेके स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को बोला था कि आपका जैसे 1 साल पूरा होता है तो या तो GSTN के अंदर ही फैसिलिटी कराओ कि ऑटोमेटिकली बंदे का लेजर खुल जाए वहाँ से, या फिर आप इसके लिए कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब करो, या फिर कुछ उसके लिए मतलब एक फिक्स करो कि भाई 1 साल के बाद उसको खुल जाएगा अपने आप। तो ये ना हो कि आपने तो ब्लॉक करके छोड़ दिया, अब खुलवाने के लिए वो धक्के खाता रहे इधर उधर। तो 1 साल का उसका पीरियड होता है ब्लॉकेज का। उसमें भी अगर आप अपना पक्ष रखेंगे और प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपका कोई फेक रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो फिर भी ओपन हो सकता है। थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें भी SOPs बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर रखे। सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैं एक PDF की फॉर्म में जो हमारा ग्रुप है अपडेट्स का GST IT 365 वहाँ पे ड्रॉप कर चुकी हूँ अपने सारे के सारे यूज़र्स के लिए। अगर आपने उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही जो इंपॉर्टेंट लिटिगेशन से रिलेटेड केसेस है वो भी हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। अभी हम लोगों ने गेम्स क्राफ्ट की जो 21,000 करोड़ की लाइबिलिटी ड्रॉप की है कोर्ट ने, उस पर भी एक बहुत अच्छा राइटअप वहाँ पे डाला है। तो आप में से जितने भी लोग उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। किसी भी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें और ऐसा कोई टाइम आए तो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। थैंक यू सो मच।